रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारे पास चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 9 का रिमेनिंग पोर्शन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यूजेस ऑफ डायमेंशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे कि डायमेंशन के हमारे पास यूजेस क्या क्या हैं, हम उनको किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखिए, टू चेक करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, सबसे पहला यूज़ ये है कि हम इसकी मदद से चेक कर सकते हैं कि कोई इक्वेशन हमारे पास करेक्ट है या नहीं। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो इक्वेशंस होती हैं उनको हम चेक कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से कि आया कि वो ठीक हैं भी या नहीं। नंबर 2, टू ड्राइव अ पॉसिबल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, कि हम किसी भी फिजिकल मिकदार का एक पॉसिबल फार्मूला क्या कर सकते हैं, डराइव कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। किसकी मदद से? डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से। तो चलिए सबसे पहले पोस्टर नंबर 1 की तरफ चलते हैं, टू चेक करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल है 1.4। तो यहाँ से इसकी मदद से मैं आपको ज़रा सा समझाने की कोशिश करूँगा। टू चेक करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, कि हम किसी भी इक्वेशन को किस तरह चेक कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला हमारे पास है V = F क्रॉस L ओवर M होल का स्क्वायर। हमने साबित करना है कि ये फार्मूला हमारे पास करेक्ट है। तो चलिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की और फिर बात करूँगा राइट हैंड साइड की। अब हमने करना क्या है, हमने इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वलाइज करना है, और इस इक्वलाइजेशन को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। किसका नाम देते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का हम इसको नाम देते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड की। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये क्या है, ये स्पीड है, तो मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू वी इन स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू, अब मैंने वी के डायरेक्ट डायमेंशन लिख दिए LT⁻⁻1। ये निकालना आप सभी को आ जाने चाहिए, क्योंकि अब आपको इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और इन डायमेंशन को आपको डेस्ट क्या करना पड़ेगा, अपने माइंड में बिठाना पड़ेगा। उसका सिंपल सा मेथड ये है कि आपने क्या करना है, उन क्वांटिटीज़ के फार्मूलाज या यूनिट्स को अपने माइंड में रखना है, जिनकी वजह से आप क्या कर लोगे, डायमेंशन को ईजिली ड्राइव कर लोगे। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। अब बात करते हैं ज़रा राइट हैंड साइड की। तो ये राइट हैंड साइड आ गई F क्रॉस L ओवर M होल का स्क्वायर। अब जरा देखिए, क्या इसको मैं इस ऐसे पावर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, F क्रॉस L ओवर M होल की पावर 1/2। ठीक, अब ये हमारे पास क्या है, ये फोर्स है, और फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या होता है, न्यूटन, और न्यूटन हमारे पास इक्वल होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर मैं इसके साथ डायमेंशन निकालूं तो kg के लिए कैपिटल M, लेंथ के लिए कैपिटल T और टाइम के लिए कैपिटल T और उसकी पावर -2। तो ये हमारे पास डायमेंशन आ गए F के। तो ये मैंने वो सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब L लेंथ है तो डायरेक्ट लिख दिए L, और नीचे मैस है तो इसके लिए कैपिटल M। अब ज़रा गौर कीजिए, क्या ये M से M कैंसिल नहीं हो जाता? जब ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास आया L² T⁻⁻2 होल की पावर 1/2। देखिए यहाँ पर ये L जो L, ये L और L आपस में क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। तो हमारे पास आ गया L² T⁻⁻2 होल की पावर 1/2। अब ये पावर इन दोनों टर्मों से मल्टीप्लाई होगी। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 -2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 से कैंसिल, आंसर क्या है LT⁻⁻1। आप इसे इकट्ठा भी लिख सकते हो। तो अब आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। आपको नज़र आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे पास राइट हैंड साइड के। तो इस तरह हमने चेक कर लिया प्रिंसिपल होमोजेनिटी को यूज़ करते हुए कि ये फार्मूला हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है। सिमिलरली हमारे पास एक न्यूमेरिकल है 1.9, वह इसको देखते हैं। E = mc²। आपने साबित करना है कि ये फार्मूला हमारे पास डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। बहुत ही फेमस इक्वेशन हमारे पास है आइंस्टाइन की। तो सबसे पहले देखते हैं डियर स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, E एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है हमारे पास। इसे जाउल प्रोनाउंस नहीं करना डियर स्टूडेंट, ये जूल है, साइंटिस्ट का नेम है। ये जाउल जो जोल अजीब सी प्रोनाउंसिएशन होती है। तो डियर स्टूडेंट आपने इसे जूल पढ़ना है। अब अगर आपको डायरेक्ट समझ नहीं लग रही कि जूल के यूनिट्स क्या होते हैं, तो आपने बेटे सिंपल एक चीज़ माइंड में रखनी है कि एनर्जी इक्वल होती है
वर्क के। वर्क का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, F इंटू डी। अब F के लिए आप लिख सकते हो न्यूटन और D के लिए लिख सकते हो मीटर, जो कि ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। अब समझ लग जाएगी आपको कि जूल इक्वल होता है हमारे पास न्यूटन मीटर के, और न्यूटन किसके इक्वल होता है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैंने इसके डायमेंशंस लिख दिए, डिस्प्लेसमेंट इसके डायमेंशन L। अब L से L क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड, m L स्क्वायर t की पावर -2। अब हम बात करने लगे हैं जरा राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, m c स्क्वायर। अब देखिए जरा, m क्या है, मैस कैपिटल M, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट के बाद स्पीड के हमने क्या डिमेंशन निकालने हुए हैं, L t की पावर -1 और उसका फिर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो m L स्क्वायर t की पावर -2। अब जरा गौर कीजिए, क्या ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल नहीं है, बिल्कुल इक्वल है। तो अब हमें पता चल गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करते हुए कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे पास राइट हैंड साइड के, और डायमेंशन एनालिसिस को यूज करते हुए हमने बता दिया कि ये हमारी इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो पहला तो यूज हमारे पास ये था कि हम इसकी मदद से बता सकते हैं किसी भी क्वेश्चन की करेक्टनेस को। अब हम मूव करते हैं टू ड्राइव अ पॉसिबल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस यूज को आपने बड़े ध्यान से समझना है, टू ड्राइव द फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो चलिए एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं। हम एक डेरिवेशन करते हैं किसकी, सिंपल पेंडुलम के फार्मूला की डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा मुझे बताइए कि जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे, अब हम ये अजम्पशंस ले रहे हैं, फर्ज कर रहे हैं, तो आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर पॉसिबल है कि सिंपल पेंडुलम, ये आपको नज़र आ रहा है, इसका जो टाइम पीरियड है ये इस बॉब के मैस पे डिपेंड करता हो। तो हमने लिख लिया मैस ऑफ बॉब, स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर दिया। कुछ बच्चे कहेंगे सर पॉसिबल है कि वो पेंडुलम की लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता हो, तो हमने वो भी लिख लिया, जो अजम्पशन हमारे पास आती जा रही थी, लेंथ ऑफ पेंडुलम। कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं सर एंगल विद वर्टिकल, थीटा के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है ये एंगल, कि अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूँ तो मे भी टाइम पीरियड कम आए, थोड़ा ज़्यादा डिस्प्लेस कर दूंगा तो और ज़्यादा हो जाए। कुछ बच्चे कहेंगे सर पॉसिबल है कि वो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन जी के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, जो इस बॉब के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यूस एक्ट कर रही है। अब ये हमारे पास चार पॉसिबल क्या आ चुकी हैं, अजम्पशंस आ चुकी हैं। हमें नहीं पता कि टाइम पीरियड इनमें से किन के ऊपर डिपेंड करता है। हमने अब यही चेक करना है और साथ क्या करना है, फार्मूला भी ड्राइव करना है। ठीक, हम चेक भी करेंगे इनमें से किसके ऊपर डिपेंड करता है, और साथ साथ फार्मूला भी हम क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे कि इनमें से कितनी अजम्पशन हमारी ठीक थी और कितनी हमारी रॉन्ग थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास वर्डिंग की फॉर्म में थी। इस चीज़ को मैं क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि हमारे पास टाइम पीरियड जो है ये डायरेक्ट लिंक में है हमारे पास m के साथ, मैस ऑफ द बॉब, लेंथ के साथ, लेंथ ऑफ पेंडुलम, एंगल थीटा विद वर्टिकल एंड ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन g। अब जब भी हमारे पास फार्मूला आता है वो हमेशा पावर की फॉर्म में होता है, तो इसलिए मैंने इनकी फर्जी पावर्स ले ली, a b c एंड d। अब हमने इन्हीं a b c और d की वैल्यूज़ क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, और यही वैल्यूज़ हमें बताएंगी इनमें से कौन कौन सी अजम्पशन हमारी करेक्ट थी, और यही वैल्यूज़, इन्हीं पावर्स की वैल्यूज़ हमें बताएंगी कि हमारा फार्मूला किस तरह का होगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है कि जब मैं इस साइन को ख़त्म करूंगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को, तो मेरे पास एक कांस्टेंट आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उसको मैंने लिख दिया t इज इक्वल टू कांस्टेंट m की पावर a, l की पावर b, थीटा की पावर c और g की पावर d। इसे मैंने क्वेश्चन 2 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया और इसे मैंने क्वेश्चन 2 का नाम दे दिया। अब मैंने क्या करना है, इन सभी के डायमेंशंस निकालने हैं। तो देखिए ये टाइम पीरियड है, इसके लिए कैपिटल T ही आएगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट, m क्या है, मैस, तो कैपिटल M की पावर है, l क्या है, लेंथ, कैपिटल L की पावर b। अब हमारे पास आ गया थीटा। अगर आपको याद हो तो मैंने अपने स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स के अंदर इस थीटा को विद इन डिटेल डिस्कस किया था कि थीटा का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है आर्क ओवल
रेडियस, मतलब लेंथ इन आर्क ओवर रेडियस। अगर आपको याद हो मैंने इसमें विद इन डिटेल थीटा को डिस्कस किया था जब मैंने इसके यूनिट्स को भी डिस्कस किया था, रेडियन, रेवोल्यूशन और डिग्री को। तो डियर स्टूडेंट फार्मूला हमारे पास क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। अब मैं पीछे अजम्पशंस के अंदर बता चुका हूं इससे पहले वाले आर्टिकल में डायमेंशन एनालिसिस के, कि अगर हमारे पास एक क्वांटिटी रेशियो में हो और वो रेशियो सेम क्वांटिटीज के दरमियान हो तो उनके हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं होते। अब देखिए ये भी लेंथ है हमारे पास, इसका डायमेंशन भी एल, रेडियस भी लेंथ है, इसका डायमेंशन भी एल से एल कैंसिल, बचा क्या 1। इसका मतलब थीटा के हमारे पास कोई यूनिट्स नहीं होंगे, हम 1 लिख देंगे। 1 की पावर सी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल ही होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो डियर स्टूडेंट जो यूनिट्स हमारे पास एक्सेलरेशन के होते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के भी वही होंगे। अब अगर यूनिट सेम है तो जाहिर सी बात है फिर डायमेंशन भी सेम होंगे। तो एल यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसे मैं लिख सकता हूँ एल टी की पावर -2 होल की पावर टी। अब मैं क्या करता हूँ, सारी पावर अलग अलग कर देता हूँ। देखिए ये टी वैसे का वैसे इज इक्वल टू कांस्टेंट वैसे का वैसे, एम पहले ही अलग है, एल भी पहले अलग है। अब इसको मैं अलग कर, इसको मैंने रिमूव कर दिया, 1 था तो 1 को रिमूव कर दिया, एल की पावर डी और टी की पावर -2d, मैंने इनकी पावर्स को अलग अलग कर दिया। अब मैं सेम डायमेंशन को एडअप कर दूंगा, इकट्ठा कर दूंगा, कहने का मतलब ये है। अब देखिए इस साइड पे मेरे पास सिंपल टी है, अब मैं खुद से यहाँ पे लिख सकता हूँ m की पावर 0 और l की पावर 0। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई मिकदार ना हो, कोई क्वांटिटी ना हो, तो आप उसको 0 की फॉर्म में लिख सकते हो। मतलब क्या होता है 1, इससे आपकी इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जरा गौर कीजिएगा, ये डायमेंशन फार्मूला तो हो सकता है टाइम पीरियड का, लेकिन डायमेंशन नहीं, डायमेंशन सिर्फ ये होंगे, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट m की पावर a, इसके साथ और कोई m था नहीं। अब देखिए ये भी l और ये भी l, बेसिस सेम, जब बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती हैं, एडअप हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। तो हमारे पास आ गया एल की पावर b प्लस डी, टी की पावर -2d। आप क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे दोनों साइडों से। तो मेरा देखिएगा सबसे पहले मैं करता हूं m का। अब इधर m की पावर a है, इधर m की पावर 0 है। अब पावर को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा a इज इक्वल टू 0। जरा l को कंपेयर कीजिए, l की पावर b प्लस डी, इस साइड पे l इज इक्वल टू l की पावर 0, तो हमारे पास आ जाएगा b प्लस डी इज इक्वल टू 0। चूंकि बेसिस सेम है तो पावर कंपैरिजन में आ जाएंगी। इधर हमारे पास है t की पावर -2d और इधर हमारे पास सिंपल t है, मतलब 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा फिर -2d इज इक्वल टू 1। अब जरा गौर कीजिए, क्या मैं यहाँ से d की वैल्यू निकाल सकता हूँ, d इज इक्वल टू -1/2, तो ये मेरे पास d की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू मेरे पास पहले स्टार्टिंग में ही आ चुकी है, a इज इक्वल टू 0। अब मैं d की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूं, b प्लस -1/2, उधर अगर क्या हो जाएगा +1/2, तो मेरे पास b की कीमत भी आ गई 1/2। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इक्वेशन 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब हम क्या करेंगे, इनको इक्वेशन 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास कुछ ये सीन बनेगा, t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, m की पावर a थी तो a की वैल्यू हमने 0 निकाली तो a की पावर 0, l की पावर b थी, b की वैल्यू हमने निकाली 1/2, c की पावर वैसे का वैसे, g की पावर क्या थी, d थी और d की वैल्यू हमने निकाली -1/2। अब m की पावर 0 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये दोनों गए, बचा क्या है l की पावर 1/2 डॉट g की पावर -1/2। इसे मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, l की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई g की पावर 1/2। फिर इनको मैं इकट्ठा पावर की फॉर्म में लिख सकता हूँ और फिर इसको मैं स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास डायमेंशन फार्मूला आ गया किसका, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का। अब अगर एक्चुअल फार्मूला को डेस्ट आप देखो तो हमारे पास होता है t इज इक्वल टू 2πL/g। जरा गौर कीजिए, ये दोनों मैक्सिमम सिमिलर है, फर्क सिर्फ हमारे पास किसका है, इस कांस्टेंट क्वांटिटी का, इस कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी का है। तो इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो डायमेंशन एनालिसिस है ये हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताता। ये सिंपल फार्मूला तो ड्राइव करके दे देगा, लेकिन हमें उसकी कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में कुछ भी इन्फॉर्म नहीं करेगा। अब इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमने बता दिया लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, कि डायमेंशन एनालिसिस की हमारे पास कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कौन कौन सी, नंबर 1, इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कि डायमेंशन एनालिसिस हमें क्या करता है, किसी भी कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में इन्फॉर्म नहीं करता। जैसा कि आपको इस एग्जांपल से नज़र आ गया होगा कि इस फार्मूला के अंदर डायमेंशन एनालिसिस ने हमें कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया। क्लियर।
नंबर 2, इट डज नॉट एप्लीकेबल टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कि आप इसे क्या कर सकती हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? जिनमें आता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उन फंक्शन के ऊपर आप इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और वो फंक्शंस जो ई की फॉर्म में होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का नाम देते हैं। नंबर 3, वी कांट यूज दिस मेथड व्हेन वेरिएबल्स आर मोर देन 3, कि आप इस डायमेंशन एनालिसिस की मदद से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला नहीं ड्राइव कर सकते अगर उसके वेरिएबल्स क्या हों, वो 3 से ज़्यादा हों। 3 तक होंगे आप कवर अप कर लोगे, फार्मूला ड्राइव कर लोगे, लेकिन अगर वो वेरिएबल्स 3 से ज़्यादा होंगे, 3 से ग्रेटर देन 3 होंगे, तो डियर स्टूडेंट्स आप उसका फार्मूला फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। ये हमारे पास थी लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, और आज हमने विद इन डिटेल डिस्कस किया यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस को, कि हम कहाँ कहाँ पर इनको यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या इनकी लिमिटेशन है। होपफुली डियर स्टूडेंट्स इस आर्टिकल की आपको समझ आई होगी। तो मेरे चैनल लर्निंग पीपल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो के लास्ट पर कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।